दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएससी, यूजीसी, नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की क्लास को लेकर हाजिर हूँ और आज हमारा 92 नंबर का लेक्चर है। आज हम दोस्तों अपनी क्लास में खास करके रीतिकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि किसने इसे रीतिकाल कहा है, किसने इसे श्रृंगार काल कहा है, किसी ने उत्तर मध्य काल कहा है, किसी ने अलंकृत काल कहा है, किसी ने कला काल कहा है, किसी ने संवर्धन काल कहा है, किसी ने रीति शाखा काल कहा है, किसी ने ह्रास काल का नाम दिया, किसी ने रीति ग्रंथ का नाम दिया, किसी ने रीति काव्य का नाम दिया। इस तरह से अलग अलग नाम लोगों के द्वारा दिए गए। ठीक है, तो ये सब पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो है कवि हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा, जैसे कि देव हैं, केशव दास हैं, भिखारी दास हैं, मतीराम जी हैं। ठीक है, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एकदम सीरियस हैं अपनी परीक्षा को लेकर के, वो बच्चे इस क्लास को देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और बहुत सारे सवाल का आज हल भी मिलने वाला है आपको। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में आ जाए कि किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, या किसके रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं, या फिर चिंतामणि वगैरह या केशवदास जी ये किसके राज दरबार में रहते थे। इस तरह के प्रश्न भी आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन ये सीरीज है। 92 नंबर का लेक्चर है। इससे आपको ज्ञात हो रहा होगा कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी के सवालों पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एक हमने स्पेशल बैच भी बना रखा है जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए है। तो आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी कोई भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए हिंदी के लिए सफिशिएंट बैच है। और आगे भारत में कोई भी एग्जाम आपको देना हो जहां हिंदी के सवाल आएंगे, दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आज हमारा जो लेक्चर है ये 92 नंबर का लेक्चर है। पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल का नामकरण जो है दोस्तों ये किसने किया है। जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं दोस्तों, तो हिंदी साहित्य में जो आप पहला काल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आदिकाल, या फिर इसे हम कहते हैं वीर गाथा काल। ठीक है, आदिकाल कहते हैं या फिर हम इसे क्या कहते हैं, वीर गाथा काल का नाम देते हैं। जो नंबर 2 पर आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भक्ति काल, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो साहित्य में दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे जो आप पढ़ने चल रहे हैं यह है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। तो सवाल ये आ रहा है कि इस हिंदी साहित्य के काल को रीतिकाल का नामकरण दोस्तों किसने दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया। यह आप याद रखेंगे, किसने नाम दिया दोस्तों, यह नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने ये जो टाइम पीरियड लिया रीतिकाल में वो कौन सा लिया। तो 17 से 19वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, 17 से 19वीं शताब्दी के बीच का जो समय दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे रीतिकाल कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। और केवल इन्होंने ही नहीं, दो लोगों का और नाम आप याद रखेंगे जो परीक्षा में आता है कि किसने रीतिकाल नाम दिया। तो एक तो डॉक्टर नगेंद्र का नाम आता है, दूसरा बच्चन का नाम आता है। ठीक है, बच्चन, ठीक है, बच्चन सिंह जी, ये दोनों लोग हैं दोस्तों जिन्होंने रीतिकाल नाम स्वीकारा है। तो रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र भी आप याद रखेंगे, और बच्चन सिंह लगा लीजिए। हरिवंश राय बच्चन नहीं, ये बच्चन सिंह अलग है। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह ने भी दोस्तों रीतिकाल के नाम पर अपना मुहर लगाया है, अपना ठप्पा लगाया है। ठीक है, कि इसे यही कहा जाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका जो अलग अलग नाम है जरा उसके बारे में पढ़िए। सवाल आ रहा है कि रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल दोस्तों नाम किसने दिया। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इस काल के जो कवि है ना, अब देखिए भक्ति काल समाप्त होने के बाद श्रृंगार की तरफ इनका झुकाव था, इसी वजह से इसका नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया। और आपको बताऊं कितना कंफ्यूजन है भाई साहब, इतना कंफ्यूजन में क्या बताऊं आपको। ठीक है, और ये सारा कंफ्यूजन सिर्फ एक व्यक्ति ने क्रिएट किया है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल का नाम दे दिया तो फिर सुझाव देने की क्या जरूरत थी, इसे श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। अरे जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कह दिया है तो अब इतना महान सुझाव देने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे रीतिकाल भी कहा और इसे श्रृंगार काल भी कहा। ठीक है, क्या कहा दोस्तों, रीतिकाल भी कहा और श्रृंगार काल कहा। तो ये कहने वाले, ये दोनों चीजें कहने वाले ही व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं, एक और नाटक बताऊं, कुछ समय बाद इन्होंने कहा यह उत्तर मध्य काल है। अब बताइए
ये कम कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हैं, उत्तर मध्यकाल। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप ये याद रखने का प्रयास कीजिए कि चाहे रीतिकाल हो, चाहे श्रृंगार काल हो, चाहे उत्तर मध्यकाल हो, ये तीनों नाम का सुझाव रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। बताइए, अरे एक नाम सुझाए होते, बाकी दूसरे को सुझाने दिए होते? नहीं, ये तीन तीन नाम सुझा दिए। अगर ये एक टीचर आपको बताए ना तो कभी भी बच्चे को किताब में लिखी बातें समझ में नहीं आएंगी। आप किताब उठाइए, फिर से पढ़िए, आपको इस मेरी लाइन पे भरोसा हो जाएगा कि क्या सच में ये तीनों नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया। जी हाँ, ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया। प्लस श्रृंगार काल में एक व्यक्ति का नाम और आता है। ठीक है, श्रृंगार काल में एक व्यक्ति का नाम और आता है जिन्होंने श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था। वो है दोस्तों विश्वनाथ जी। ठीक है, कौन है? विश्वनाथ। ठीक है, कौन है दोस्तों? विश्वनाथ का नाम सुना होगा ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पूरा नाम था, विश्वनाथ मिश्र लिख लीजिए, डब्बे के अंदर रहे। ठीक है, तो इन्होंने भी श्रृंगार काल का नाम दिया था, सुझाया था, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने भी सुझाया। ठीक है, तो ये तीनों नाम में दोस्तों आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा काम है आपको दिशा देना, मैं आपको केवल समझा भर सकता हूं। आगे देखिए, कर रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने दोस्तों क्या कहा है। ठीक है, रीतिकाल जो था इसे मिश्र बंधुओं ने क्या इन्होंने नया नाम दे दिया? जी हाँ, इन्होंने नया नाम दे दिया। इन्होंने कहा इसे अलंकृत काल। क्या कहा दोस्तों? इन्होंने मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? अलंकृत काल का नाम दे दिया। मिश्र बंधु के बारे में आप जानते हैं, कुल 3 भाई थे। क्या नाम था? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी। क्या क्या नाम है? पहले हैं गणेश बिहारी, पहले दूसरे से क्या मतलब है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी। ठीक है, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी, ये 3 लोगों का नाम है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये मिश्र बंधु हैं। ठीक है, इन तीनों लोगों को दोस्तों मिलाकर मिश्र बंधु कहा जाता है और इन्होंने नाम दिया अलंकृत काल का। ठीक है, अलंकृत काल का। कोई टेंशन नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे आते हैं। अभी तो बहुत सारा नाम है, पूरा नाम की मैं झड़ी लगाया हूं। करा किसने? रीतिकाल को कला काल कहा। ठीक है, रीतिकाल को कला काल दोस्तों किसने कहा है, ये बताइएगा। आइए एक चीज नोट कर लीजिए, मोटी मोटा रामचंद्र शुक्ल वाली बात थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल, ये आपको याद रहे, थोड़ा देर तो कम से कम याद रखिए। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या नाम दिया? इसे सर्वप्रथम रीतिकाल भी इन्हीं के नाम द्वारा दिया गया, उत्तर मध्यकाल भी दोस्तों इन्हीं के नाम दिया गया, उत्तर मध्यकाल, और श्रृंगार काल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। ठीक है, श्रृंगार काल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और बाकी अलंकृत काल दोस्तों किसने कहा है? अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल का नाम किसने दिया दोस्तों? तो यह नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा? इसे अलंकृत काल बताया। अब आज का सवाल देखिए, आज का सवाल दे रहा है कि किसने रीतिकाल को कला काल कहा? कला काल किसने कहा दोस्तों? नाम भी इसका नाम नहीं सुने होंगे इनका, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनका टाइटल है। ठीक है, क्या नाम है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, तो आप ना ये रसाल शब्द याद रखेंगे। ठीक है, रसाल ने क्या कहा दोस्तों? रसाल ने कला काल कहा। ठीक है, रसाल ने क्या कहा? कला काल कहा है। ये शॉर्टकट में आप याद रखिएगा। कर किसने रीतिकाल को संवर्धन काल का नाम दिया? देखिए नया नाम दे दिया ना, संवर्धन। अभी तक ऐसा नाम आपको नहीं मिला। तो रीतिकाल को संवर्धन काल किसने कहा दोस्तों? रामखिलावन पांडे जी ने कहा। किसने कहा? रामखिलावन। इन लोगों का नाम भी पहली बार सुन रहे हैं आप ना, रामखिलावन पांडे। ठीक है, रामखिलावन पांडे जी ने इसे क्या कहा? इसे संवर्धन काल कहा। इसी तरह से पूछता है रीति शाखा काल। ठीक है, तो रीति शाखा काल जो है वो राम अवध द्विवेदी जी ने कहा। रीति शाखा काल नाम किसने दिया है? मान लीजिए परीक्षा में आ जाए, रीति शाखा काल। ठीक है, रीति शाखा काल, तो यह नाम दिया है राम अवध द्विवेदी। ठीक है, राम अवध द्विवेदी जी ने दोस्तों ये नाम दिया है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है कि किसने रीतिकाल को ह्रास काल कहा है। ठीक है, रीतिकाल को ह्रास काल किसने कहा? ह्रास माने कमी होता है। ह्रास काल का नाम किसने दिया दोस्तों? तो शंभुनाथ सिंह जी ने दिया है। किसने दिया है? शंभुनाथ सिंह। देखिए मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, यह आपको रटना होगा।
कोई मदद नहीं, इसमें ज्यादा फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि रामचंद्र शुक्ल वाला याद रखेगा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने जो श्रृंगार काल के ऊपर टिक मारा था उसको आप याद रखेंगे, बच्चन सिंह डॉक्टर नगेंद्र ने जो रीति काल पर अपना अंगूठा लगाया था उसे याद रखेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राइटर है। ठीक है, तो उनकी वाली बात जरूर याद रखेगा। ये 2-3 जो राइटर अभी दिख रहा है ये कम पूछा जाता है, मिस्र बंधु वाला ज्यादा पूछा जाता है, अलंकृत काल इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज ये है कि रीति काल के जितने भी नामकरण हुए वो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। कर अगला सवाल, किसने रीति काल को रीति ग्रंथ काल कहा, बताइए। रीति काल को क्या कह दिया, रीति ग्रंथ काल किसने कह दिया दोस्तों, तो यह कहा, बहुत फेमस है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। किसने कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। अच्छा, इसी ग्रंथ शब्द को हटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तब बचेगा रीति काल। क्या बचेगा, रीति काल। और रीति काल में दोस्तों हम कितने लोगों का नाम याद रखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखते हैं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का नाम याद रखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का नाम याद रखते हैं, और बच्चन सिंह का नाम याद रखते हैं ना, बच्चन सिंह का। इन तीनों लोगों ने भी दोस्तों रीति काल ही नाम सुझाया था, लेकिन अभी जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कर रहे हैं वो रीत और काल के बीच में एक शब्द डाल दिए ग्रंथ, तो इसे नाम दे दिया है रीति ग्रंथ काल। क्या नाम दे दिया दोस्तों, इसे रीति ग्रंथ काल नाम दे दिया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था रीति शाखा काल। क्या पढ़ा था दोस्तों, एक और हमने पीछे आपको बताया था रीति शाखा काल। ठीक है, रीति शाखा काल। राम अवध द्विवेदी का नाम यहां बताया था मैंने, किसका नाम, राम अवध द्विवेदी का नाम दोस्तों बताया था, रीति शाखा काल, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सब आपको समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़िए। करा, किसने रीति काल को रीति काव्य कहा है, क्या कहा दोस्तों, रीति काल को क्या कह दिया, रीति काव्य काल कह दिया। तो रीति काल में काव्य शब्द लगा दिया, ये विदेशी थे, इनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी के वर्गीकरण पर दोस्तों ध्यान दिया, उसके सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया था, ये आपने पढ़ा, उसे कालखंड का सीक्वेंस किया था दोस्तों इन्होंने सबसे पहले, ये आप याद रखेंगे। करा, किसने रीति काल को शास्त्रीय मुक्तक परंपरा कहा है, ये आखिरी सवाल है। रीति काल को शास्त्रीय मुक्तक परंपरा दोस्तों किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र जीसी गुप्ता। ठीक है, जीसी गुप्ता या गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा कहा है, रीति काल को इन्होंने ये नाम दिया। ठीक है, तो ये सभी के सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, एक सवाल परीक्षा में आता है कि रीति काल का प्रवर्तक दोस्तों किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, इसमें जो सर्वमान्य है, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों को माना जाता है प्रवर्तक, लेकिन सर्वमान्य जो नाम है वो नाम है आचार्य केशवदास। जी हाँ दोस्तों, आचार्य केशवदास को सबसे ज्यादा लोग दोस्तों क्या मानते हैं, रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। सबसे ज्यादा लोग आचार्य केशवदास को ही मानते हैं, आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा मतलब जैसे 2-3 लोगों का नाम याद रखेगा, जैसे बाबू गुलाब राय का नाम सुना होगा, बाबू गुलाब राय का ये मानते हैं। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर को भी मैंने पीछे बताया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, डॉक्टर श्याम से ये भी दोस्तों मानते हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र का नाम पीछे पड़ा था, ठीक है, ये भी दोस्तों मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल को भी छोड़िए, ये केशवदास को ही दोस्तों मानते हैं, ये केशवदास को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं उनको भी छोड़िए। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल भी आ गया कि किसने रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है दोस्तों। चिंतामणि का पूरा नाम था चिंतामणि त्रिपाठी। क्या नाम था दोस्तों, चिंतामणि त्रिपाठी। और चिंतामणि त्रिपाठी को दोस्तों किसने माना है, तो यह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो प्रवर्तक हैं रीति काल के वो चिंतामणि त्रिपाठी हैं, वो केशवदास नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा लोग सर्वमान्य जो है वो केशवदास ही हैं, यह भी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में। अगला सवाल देखिए, करा, किसने रीति काल का प्रवर्तक कृपाराम को माना। लो, अभी तक तो केशवदास और चिंतामणि के बीच में हम फरिया नहीं पा रहे थे किसको माने, तब तक एक तीसरा नाम आ गया कृपाराम। जी हाँ दोस्तों, इनको आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने मान लिया। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ
विश्वनाथ मिश्र जी ने इन्हें मान लिया। आपको याद है विश्वनाथ मिश्र ने ही श्रृंगार काल जो नाम दिया था वो भी दोस्तों इन्होंने दिया था, प्लस उस पे रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी सहमति जताई थी। इस तरह से आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों कृपाराम को माना गया। तो ये तीन अलग अलग लोग हैं, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कृपाराम। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो केशवदास वाला सवाल है, इसलिए उस सवाल को ज्यादा अहमियत आप दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा रामचंद्र शुक्ल ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा। कठिन काव्य का प्रेत दोस्तों किसे कहा है, तो आचार्य केशवदास को कहा है, ठीक है। आचार्य केशवदास को इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा, जबकि इनको जब मानना हुआ रीतिकाल का प्रवर्तक तो केशवदास को नहीं माने। रीतिकाल का प्रवर्तक दोस्तों जब मानना हुआ तब ये चिंतामणि को मान दिए। तब ये किसको मान दिया, चिंतामणि। और आज जब कठिन काव्य का प्रेत माना जा रहा है तो दोस्तों यही रामचंद्र शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत बता रहे हैं। क्यों दोस्तों, इनकी रचनाओं में बड़ी गूढ़ता है, बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए दोस्तों ऐसा कहा गया है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा आचार्य केशवदास ये किस राजा के आश्रित कवि थे। ये कई राजाओं के राज दरबार में रहते थे। आचार्य केशवदास ओरछा सिंह का संबंध था, इसलिए ओरछा के राज दरबार में ही रहते थे, ठीक है। तो ओरछा के राजा, ठीक है। ओरछा जानते हैं ना, ओरछा के राजा थे दोस्तों उस समय इंद्रजीत, ठीक है। क्या नाम था, इंद्रजीत सिंह। तो कुछ समय दोस्तों इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे, प्लस कुछ ज्यादा समय इन्होंने जो बिताया वो वीर सिंह देव के यहाँ बिताया, ठीक है। वीर सिंह देव, ठीक है, वीर सिंह देव, ठीक है। इनके यहाँ दोस्तों ज्यादा समय बिताया, क्योंकि राजाओं का कार्यकाल तो चेंज होता था, लेकिन दरबारी इतिहासकार या जो आश्रित कवि थे वो उनके दरबार में रहते ही रहते थे। तो ओरछा के दोनों राजा हैं, ठीक है, अलग अलग समय में हुए हैं, ये दोनों के दरबार में रहे। जिस तरह से आपने पढ़ा था उसके बारे में क्या नाम था, 7 सुल्तानों का काल, कहीं कहीं पे 9 सुल्तानों का काल लिखा है। किसने देखा था, भूल गया, मैं खुद ही भूल गया। अब बताइए इतना, अरे वो तबला का आविष्कारक किसने किया, सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है, अबुल फजल नहीं भाई, अबुल फजल तो दरबारी इतिहासकार था, अकबर का मित्र था, जिसने आईने अकबरी की रचना किया है, ठीक है। अरे बड़ा अच्छा सा नाम है, अरे एटा में जन्म हुआ है जी, कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। एकदम नहीं आ रहा दिमाग में, एकदम समझ लीजिए कि इतने बार वो मैं सवाल पढ़ाया हूं, अभी आ जाएगा तो याद करके बता देता हूं, ठीक है। हो जाता है कभी कभी सवाल ना बोझ के तले दब जाते हैं, ठीक है। करा किसे हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कहा जाता है। अलंकार निरूपक आचार्य दोस्तों किसे कहा जाता है, यह पदवी भी दोस्तों केशवदास को भी दिया गया है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। यह पदवी किसे दिया गया है, आचार्य केशवदास को, जिनकी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों अलंकार रूपक आचार्य कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनका जो बचपन का नाम था दोस्तों, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम था वेदांती। क्या नाम था दोस्तों, वेदांती मिश्रा, वेदांती मिश्रा, ठीक है, वेदांती मिश्रा, यह इनके बचपन का नाम है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो केशवदास के नाम से ही जानते हैं इनको, ये तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। कहा है कि केशवदास ने रतन बावनी में किसका वर्णन किया। केशवदास की रचना दोस्तों रतन बावनी, ठीक है, रतन बावनी, और इसमें राजा रतन का वर्णन है, उन्हीं के नाम पे तो इसका नाम रतन बावनी रखा गया, ठीक है। तो ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र थे वे, ठीक है। ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह, ठीक है। क्या नाम था दोस्तों, रतन सिंह। वो राणा रतन सिंह मत समझिएगा, दूसरे हैं, ठीक है। मधुकर शाह के पुत्र, भाई यहाँ पुत्र लिखिए, ठीक है, मधुकर शाह के पुत्र, ठीक है। मधुकर शाह के पुत्र नाम क्या था दोस्तों, रतन सिंह। उनके लिए दोस्तों इन्होंने लिखा था रतन सिंह या रतन सेन, कहीं कहीं पे लिखा है, ठीक है, तो मत घबराइएगा, ठीक है। ये जो रतन बावनी दोस्तों, कभी कभी रतन बावनी के डिटेल के बारे में पूछता है कि रतन बावनी जो है किस प्रकार की रचना है, तो बताएगा यह वीर रस से प्रभावित है। कैसी रचना दोस्तों, रतन बावनी जो है इसमें छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है और वीर रस से प्रभावित है, ठीक है। तो दो बातें आप याद रखेंगे, छप्पे छंद और वीर रस का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है, यह तथ्य आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि केशवदास के किस
रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, छंदों का अजायब घर। और यह रचना भी किसकी दोस्तों? केशवदास की। केशवदास की बहुत फेमस रचना है, आपने सुना होगा रामचंद्रिका, ठीक है, उसी को दोस्तों यह कहा गया, ठीक है, रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा गया है। अच्छा, किसने कहा था? तो याद रखेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, ठीक है, किसने कहा दोस्तों? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, ठीक है। क्या कहा दोस्तों? इसे छंदों का अजायब घर बताया, ठीक है। छंदों का सबसे ज्यादा प्रयोग दोस्तों इस रामचंद्रिका में मिलता है, और रामचंद्रिका किसकी रचना है? यह केशवदास की रचना है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा केशवदास के प्रमुख प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? जब आप केशवदास के बारे में पढ़ेंगे तो आप तीन चीजें पढ़ेंगे, एक प्रबंध काव्य पढ़ेंगे, एक रीति काव्य पढ़ेंगे और एक वीर काव्य पढ़ेंगे, ठीक है। तीन चीजें हैं, मुक्त मत कर दीजिएगा, मुक्त अलग चीज होता है। प्रबंध काव्य, रीति काव्य और वीर काव्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो प्रबंध काव्य हमसे पूछ रहा है, इनकी ज्यादातर रचना इस प्रबंध काव्य में हम पढ़ते हैं। जैसे ऊपर लिखी रामचंद्रिका भी इसी का उदाहरण है, ठीक है, यहां से लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। और भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर और दो चार बता दीजिए रचना। बिल्कुल मैं बताऊंगा, ठीक है। इन्हीं की एक प्रसिद्ध रचना दोस्तों विज्ञान गीता, ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो विज्ञान गीता भी एक तरह का प्रबंध काव्य है, ठीक है। और जो वीर सिंह देव के ऊपर इन्होंने लिखा, वीर सिंह देव चरित, जो मैंने पीछे पढ़ाया था, ठीक है, इंद्रजीत सिंह वीर सिंह, ठीक है, वीर सिंह देव देवचरित, ठीक है, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। एक इनकी रचना दोस्तों जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, इन्हीं की रचना है ना भाई, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये सभी दोस्तों प्रबंध काव्य। तो चार रचनाएं जो मैंने आपको बताया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास की रचना है, ऊपर से प्रबंध काव्य है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगला सवाल जो जरूरी है बताना कि केशवदास द्वारा रचित जो रीति ग्रंथ है वो दोस्तों कौन कौन सा? चाहे आप इसे रीति ग्रंथ कहिए, चाहे आप इसे रीति काव्य कहिए, तो जो बचा हुआ है जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, आप पढ़ते हैं ना रसिक प्रिया, इसी तरह आप पढ़ते हैं कवि प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, छंदमाला, ठीक है, छंदमाला, जी हाँ, छंदमाला भी दोस्तों इन्हीं का ग्रंथ है, ठीक है। 12 मासा नखसिक, ठीक है, 12 मासा, ठीक है, नखसिक, ठीक है, नखशिक, ठीक है, नखसिक, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो ये जो रचना है दोस्तों, ये सभी रीति काव्य हैं, रीति ग्रंथ हैं, इसे आप याद रखेंगे। एक और जो मैंने पीछे पढ़ा था रतन बावनी, ठीक है, रतन बावनी, जिसमें मैंने बताया था मधुकर शाह के पुत्र, ठीक है, रतन सेन के ऊपर दोस्तों लिखी गई है। इसमें दोस्तों वीर रस का प्रयोग किया गया है, प्लस छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है, ऐसा मैंने आपको पीछे बताया था। तो यही वो रचना है जिसमें वीर रस का यूज किया है केशवदास जी ने। इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। करा चिंतामणि त्रिपाठी जो है दोस्तों, यह किस राजा के दरबार में रहते थे? चिंतामणि त्रिपाठी को ही दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रीतिकाल का प्रवर्तक बताया है इन्हें। किसने बताया दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। खैर मुद्दे की बात करते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी जो है, चिंतामणि त्रिपाठी ये किसके राज दरबार में रहते थे? अकबर शाह के राज दरबार में। और अकबर शाह कहाँ के राजा था? यह गुलबर्गा का राजा था। तो गुलबर्गा के राजा अकबर शाह, ठीक है, अकबर शाह, जी हाँ दोस्तों, गुलबर्गा ये कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ समय इन्होंने भोसले राजा के यहाँ भी बिताया हुआ, ठीक है, भोसले राजा मकरंद शाह के दरबार में भी रहे, मकरंद शाह के दरबार में भी रहे। तो ये दोनों तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। ये चिंतामणि त्रिपाठी जी के संबंध में है, बातें इसको याद रखेंगे। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है कि चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। इनकी रचनाओं में कोई प्रबंध, मुक्त और वीर नहीं याद रखना है, एक लाइन में आपको इनकी रचना बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो फेमस एक रचना है श्रृंगार मंजरी, ठीक है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है श्रृंगार मंजरी। जी हाँ दोस्तों, यह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। इसके अलावा रस विलास, छंद विचार, पिंगल, ये सब पढ़ा होगा आपने। रस विचार, छंद विचार, पिंगल, ठीक है, छंद विचार,
विचार पिंगल, जी हाँ दोस्तों, छंद विचार पिंगल ये इन्हीं की रचना है। एक और फेमस कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, एक और रचना है कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, कवि कुल कल्पतरु, यह भी दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा है। इसी तरह चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ भी है, वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है, तो उसको आप अलग रखिएगा, ठीक है, वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वो चिंतामणि अलग है, ये चिंतामणि त्रिपाठी नाम है। करा भिखारी दास ये किस राजा के आश्रय में थे, ठीक है, नाम जरूर भिखारी दास है, लेकिन बहुत महान जो है कवि रहे, अभी इनकी भी रचना के बारे में बताता हूं, ठीक है। ये रहते थे प्रतापगढ़ में, एक राजा थे, प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति, पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति उनका नाम ही है दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं के राज दरबार में ये भिखारी दास रहते थे, ये भी आप याद है, जैसे पीछे पढ़ा आपने तो इनके बारे में पढ़ ही लीजिए, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा है कि किसे रीति काल का अंतिम आचार्य दोस्तों किसे माना जाता है, तो आपका जवाब यही होगा दोस्तों, भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास को अंतिम कहा जाता है। जबकि प्रवर्तक में हम लोगों ने 3 लोगों का नाम पढ़ा, एक कृपाचार्य का नाम पढ़ा, कृपाराम का नाम पढ़ा, वो आचार्य विश्वनाथ जी ने उनको मान लिया था, और बाकी का केशव दास को तो ज्यादा लोगों ने माना है, ठीक है, और बाबू गुलाब राय ने माना, नगेंद्र जी ने माना, श्याम सुंदर दास जी ने माना, ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को मान लिया था, तो वो प्रवर्तक थे, मतलब पहले माने जाते हैं, और अंतिम वाला दोस्तों भिखारी दास माने जाते हैं। एक आखिरी सवाल दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए इससे संबंधित, कि भिखारी दास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रचना तो इनका मैं नहीं बताऊंगा, 2-3 रचनाएं जो मुझे याद है, निर्णय करके है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ठीक है, नोट कीजिएगा, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। और तीसरी रचना दोस्तों रस निर्णय नहीं, रस सारांश, ठीक है, थोड़ा सा बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, रस निर्णय नहीं, रस सारांश, ठीक है। ये तीनों रचनाएं दोस्तों किसकी हैं, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं, जो परीक्षा के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, या कम से कम आपको याद रखना चाहिए सारी बातें, ठीक है। आगे देखिए, करा किस रीतिकालीन कवि को रसवादी कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, आपको सिर्फ बताना है कि वह कौन रीतिकालीन कवि हैं जिन्हें, अच्छा किसने रसों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया, तो ऐसे में तो आप केशव दास के पास चले जाएंगे, लेकिन वहां मत जाइए, ठीक है। आप इसके पहले देव का नाम याद रखिए, देव जिन्हें हम देवदत्त के नाम से भी जानते हैं, चाहे ज्यादातर नाम इनका देव ही मिलता है, देवदत्त कम मिलता है, और सबसे ज्यादा रीतिकालीन रचनाएं, ठीक है, सर्वाधिक रचनाओं की रचना, ठीक है, सर्वाधिक रचनाएं जो रीतिकाल में की गई हैं, रीतिकाल की सर्वाधिक रचनाएं वो इन्होंने किया। कुछ लोग मानते हैं कि 72 रचनाएं इनके द्वारा किया गया। कितना दोस्तों पूछता है कि ऐसे साफ साफ देता है कि देव जी ने कितनी रचना किया, तो कुछ लोग 72 मानते हैं, कई किताब में 52 दिया हुआ है, और कई जगह पे 23 दिया हुआ, ठीक है। तो 72, 52, 23 ये तीनों याद रखेगा, लेकिन जो ज्यादा सही है वो 72 वाला है, ठीक है। अब 72 किया तो, लेकिन वो वर्तमान में मौजूद नहीं है, इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लोग डाउट करते हैं और इसकी संख्या कम कर देते हैं। हाँ, हम बात करेंगे दोस्तों कि देव की या फिर देवदत्त की कौन सी प्रसिद्ध कृतियां, भाई इतना उन्होंने लिखा तो कई सारा होगा, इसमें से एक प्रसिद्ध कृति है अष्टयाम। अष्टयाम नाम से दोस्तों कई लोगों ने लिखा है, लेकिन एक देव जी की भी रचना अष्टयाम है। बाकी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है दोस्तों सुजान विनोद, नाम सुना होगा सुजान विनोद का, ठीक है, सुजान विनोद यह भी इन्हीं की रचना है। इसी तरह से भाव विलास इन्हीं की रचना है, ठीक है, भाव विलास, ठीक है, भाव विलास। एक रामचंद्रिका पढ़ते हैं वो अलग है, एक आज पढ़ लीजिए प्रेमचंद्रिका भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। प्रेमचंद्रिका कौन सी रचना है, प्रेमचंद्रिका, यह भी दोस्तों, ये मैं देव की रचनाओं के बारे में बता रहा हूं, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल पर, करा मतीराम दोस्तों, मतीराम ने रचना किया दोस्तों ललित ललाम की, एक ही रचना इनको जो है ऊपर पहुंचा दी, ललित ललाम बहुत फेमस रचना है, ठीक है। फिलहाल आपसे पूछ रहा कि मतीराम जो है किस राजा के आश्रित कवि थे, खाली ये बता दीजिए। ये बूंदी नरेश के यहाँ रहते थे, कहां पे, बूंदी नरेश। उस समय बूंदी नरेश थे भाव सिंह जी, कौन थे,
भाव सिंह, यह भाव सिंह के दरबार में रहते थे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मती राम की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ललित ललाम नामक रचना किया हुआ है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा मतीराम की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बता तो दिया। मतीराम की सबसे फेमस जो रचना है उस रचना का नाम है ललित ललाम। जी हाँ दोस्तों, ललित ललाम सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा छंदसार, साहित्यसार ये सब भी लिख सकते हैं। छंदसार, साहित्यसार, साहित्य लहरी नहीं, वो सूरदास की है। साहित्यसार की बात करें, साहित्यसार भी इन्हीं की रचना है। एक इन्होंने सतसई ग्रंथ भी लिखा, मतीराम सतसई। ठीक है, जैसे बिहारी सतसई पढ़ते हैं, रहीम सतसई पढ़ते हैं, उसी तरह से मतीराम सतसई भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतीराम सतसई बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, इस वजह से कम आता है परीक्षा में। मतीराम सतसई, इसका भी नाम याद रखेंगे। एक वृत्त कौमुदी याद रखेगा और एक अलंकार पंचाशिका याद रखेगा। ठीक है, वृत्त कौमुदी और अलंकार पंचाशिका। ठीक है, अलंकार पंचाशिका। ठीक है, पंचाशिका भी याद रखेंगे। ये सभी दोस्तों मतीराम की ही रचना है। ललित ललाम जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, उसके अलावा भी याद रखिए। करम मतीराम की किस रचना को रसिक जनों का कंठहार कहा जाता है? बताइए, वह कौन सी रचना है जिसे इसमें से एक नहीं? रसिक जनों का कंठहार दोस्तों किसे कहा गया? ये उस रचना का नाम ही था रसराज। क्या नाम था दोस्तों? उस रचना का नाम ही क्या था? रसराज। इसे देखिए, रसिक जनों का कंठहार कौन है? रसराज को कहा गया, रसों का राजा। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग ज्यादा हुआ है, नायक नायिका भेद का प्रयोग ज्यादा हुआ, तभी तो रसिक जनों की बात हो रही है। रसिक जन है तो सिंपल सी बात है, नायक नायिका का भेद तो होना परम आवश्यक तत्व है उसका। ठीक है, नायक नायिका भेद। ठीक है, प्लस क्या दोस्तों, यहां पर श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग किया गया है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। करम मतीराम ने कौन सी रचना मुगल बादशाह जहांगीर के आश्रय में किया था? मतीराम ने किस रचना को जहांगीर के यहां बैठ के किया था, वो भी यहां नहीं लिखा है। उस रचना का नाम था फूल मंजरी। क्या नाम दोस्तों? याद रखेगा, उस रचना का नाम है फूल मंजरी। ठीक है, फूल मंजरी की रचना इन्होंने किसके राज दरबार में किया? मुगल बादशाह जहांगीर, जो अकबर का पुत्र था, बचपन का नाम सलीम था, उसके राज दरबार में बैठकर फूल मंजरी की रचना इन्होंने किया हुआ है। और इन्हीं की रचना जो वृत्त कौमुदी है उसके बारे में याद रखिए। वृत्त कौमुदी यह बुंदेला राजा के यहाँ किए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, यह बुंदेला राजा के यहाँ किए हुए। ठीक है, बुंदेला राजा, मुझे नाम नहीं याद है। ठीक है, उनके राज दरबार में बैठकर किए हैं। वृत्त कौमुदी की रचना किया हुआ है ये मतीराम जी ने, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, संवाद कौमुदी याद आ रहा है क्या? वो तो राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है भाई। संवाद कौमुदी उसको छोड़िए, ये वृत्त कौमुदी है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही सवाल हो गया समाप्त। देखिए, आप इस सीरीज से जुड़िए, धीरे धीरे पढ़िए और बहुत सारे सवाल आपके तैयार होंगे। कहने को दोस्तों ये 30 सवाल है, लेकिन जब आप डिटेल पढ़ेंगे ना, 50-60 सवाल से कम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, हर जगह तो दोस्तों बढ़ा के चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप एक बार आइए हमारे साथ और स्टडी कीजिए। हमने बहुत सारे बैच बनाए हैं और स्पेशली जितने बैच पर मैं काम करता हूँ, बहुत अलर्ट होकर के बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेरा टारगेट होता है ना कि न तो मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत पड़े, ना आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े। भाई, आपने किसी अध्यापक से कुछ पढ़ा, कुछ सीखा और बाद में फिर दूसरे टीचर के पास पहुंच गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी रही होगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो बच्चे आए ना, उनको दोबारा अपने विषय में कोई डाउट हो। थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार आइए। हमारा जो नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल है, उसे आप डाउनलोड कीजिए। उस पर सारी क्लासेस चल रही हैं। बीपीएससी के बैच तो आ ही गए हैं, साथ ही साथ अगर किसी अन्य बैच की आवश्यकता हो तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पीडीएफ वगैरह जो बच्चे मांग रहे थे, बार बार कमेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लोग नहीं चेक करते। डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़िए जा करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही पढ़िए। वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कैसे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इसका बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, यही आपसे निवेदन है बस। बाकी तो सब ईश्वर की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।